रोशन ज़िंदगी की बैठक में खुश आमदीद। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और उठाएं हर कदम सेहत के संग। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर आसिफ अलवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और वो टॉपिक है हमारी सोसाइटी के अंदर नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़। ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे के अंदर काफ़ी हद तक दाखिल हो चुकी है और हर तबके में आ चुकी है, और इसके अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मेरे ख्याल के अंदर कई फैमिलीज़ के लिए, कई लोगों के लिए बहुत डेवस्टेटिंग है। और बड़ी तबाही जहाँ जिन लोगों ने इसके हाथों देखी है, वो मेरा ख्याल अगर आप उनसे बात करें तो वो यही बताएंगे कि इसके अंदर उनकी पूरी फैमिली तबाह हुई है। आई थिंक इसके ऊपर जो जो नशा करता है, जो ड्रग्स लेती है या लेता है, उसका भी किसी हद तक जिम्मेदारी है कि अपने आप को सीधे रास्ते पर रखे। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करें, वो उनको तरबियत दें, उस रास्ते पर लगाएं जिसके जो इन चीज़ों से फिर दूर रहें। ब्रिगेडियर साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सर। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच सर। और ये आप मुझे दूसरा चांस दे रहे हैं कि मेरे दिल में जो है वो मैं कह सकूं, शुक्रिया। जो मैंने दुनिया से एक्सपीरियंस लिया है वो मैं लौटाऊं लोगों को, शायद कुछ लोगों के जी काम जी आए। जी जी। जो आज का टॉपिक है ये सेंसिटिव भी बहुत है और ये एक हकीकत है अब हमारे माशरे की। हम इससे आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, हर घर में प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। और मेरी जो भी बातचीत होगी ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस पे इस तरह बेस करेगी कि मैं एंटी नारकोटिक्स का फोर्स कमांडर था इस्लामाबाद में, नॉर्थ में। अच्छा। और 3 साल मैंने कमांड किया। अलावा जी, मेरे पास एक रिहैब सेंटर था जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, लोगों के इंटरव्यूज़ होते थे और मैं खुद भी पर्सनली इंटरव्यूज़ में अच्छा। हिस्सा लिया करता अच्छा। था। तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट मैं कुछ स्टोरीज़ आपसे शेयर करूँगा जिसमें कुछ बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानता था, वो ज़िंदगी के में किस तरीके से इस राह पे लगे और कुछ ने कमबैक किया, बहुत अच्छा कमबैक किया। और उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी का एक बड़ा रोल होता है। और मैं शुरू करने से पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि हेमिंगवे की एक मशहूर कहावत है कि इंसान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, उसे तबाह किया जा सकता है। मेरा भी यही बिलीव क्या है खूबसूरत कि बात। अगर सोसाइटी आपको हेल्प करे, पेरेंट्स हेल्प करें, तो आप किसी भी मुसीबत से अपने बच्चों को और खुद को निकाल सकते। बिल्कुल। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ अभी हम पहला टॉपिक ये लेते हैं कि ये ड्रग अब्यूज़ के रीज़न्स क्या हैं। जी जी। ये मैंने हायर सोसाइटी इस्लामाबाद में भी देखा है और देहात में गरीबों को भी देखा है और बहुत से मरीज़ रिहैब के जो गरीब आते थे उनको भी देखा है। जी जी। तो जो सबसे मेरा बड़ा कंक्लूजन है वो मैं कहता हूँ कि घर के अंदर जो हम एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। जैसे-जैसे तरक्की हो रही है, एजुकेशन हो रही है, बजाय इन चीज़ों को समझने के हम थोड़े-से मेरा ख़्याल है इरैटिक होते जा रहे हैं, माँ-बाप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ईगोज़ बढ़ रही हैं। एक बच्चा जो एक डिस्टर्ब्ड घर की पैदावार है, उसका दिमाग में कोई ना कोई उसे सुकून, कोई एस्केप चाहिए। जी जी। और वो एस्केप उसे फिर मिलता है ड्रग्स में, जब वो जाता है स्कूल में, लोगों से मिलता है, बच्चों से मिलता है और बच्चे उनको इस आदत में लगाते हैं। मैंने इस्लामाबाद के टॉप स्कूल्स को एज़ अ फोर्स कमांडर विज़िट किया और नाम उनका तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने महसूस किया कि वहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। जी जी। और अब की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उस वक़्त तो फैसिलिटेट करते थे जब आप नज़र अपनी कैंटीन पे नहीं रख रहे हैं और बच्चों को नहीं देख रहे हैं, तो वो
एक किस्म का उनको फैसिलिटेट करना और एनकरेज करना होता था। तो पहला तो ये जो है जो माहौल है घर का, उसको कैंडिडली और अपने बच्चों का टाइम आ गया, बड़े फ्रैंक रहें उनके साथ, बातचीत करें, उनके दिमाग को खोल के पढ़ने की कोशिश करें। हम ये समझते हैं कि टेंशन सिर्फ़ बड़ों में होती है, ऐसा नहीं है। बच्चा भी एक स्टेज में टेंशन्स में आना शुरू हो जाता है, और वो टेंशन में क्यों आता है? जब हम उसके ऊपर ज़्यादा इमोशनल बोझ डालना शुरू कर जी देते जी हैं। जी तुमने ए ग्रेड लेना है, तुमने ये परसेंटेज लेनी है। फिर उसके बाद देखते हैं माँ और फादर उनकी बन नहीं रही है, घर में लड़ाई झगड़ा है, और वहाँ से वो फिर एक बेराह रवि का शिकार होता है। जी जी फिर पीयर प्रेशर आ जाता है, जब बाहर जाता है, दूसरे बच्चों से मिलता है, वो उसे शुरू में ये मज़ाक से शुरू होता है कि यार एक दफ़ा ले लो, कुछ नहीं होगा। बस या वो एक दफ़ा देने से ही चीज़ें तबाह होती। तबाह होनी शुरू हो जाती है। तो आप अगर इस या मैं इससे ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पहलू पर रोशनी डालिए कि घर में जैसे माँ बाप हैं, अगर माँ भी बिज़ी है, बाप भी बिज़ी है, आजकल नॉर्मली बहुत सारे घरों में दोनों काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स हों, उनका भी कोई रोल होता है इसके अंदर? मेरे ख्याल में जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े पले हों जी जी और उनको ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार और उनका विजडम मिल जाए, जी जी वो तो नथिंग लाइक दैट। और जी जो आपने ये इंडिकेट किया, ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि सम और द अदर हम ग्रैंड पेरेंट्स को एक ट्रेडिशन आ गई है थोड़ा पुश करने की। जी जी मैं ने काफ़ी यूरोप में टाइम गुज़ारा, चक्कर लगाया, मेरे 2 बेटे वहाँ पे रहते हैं। तो मुझे शौक है म्यूज़ियम जाना, और वहाँ जाके देखते हैं छुट्टी वाले दिन 2-3 बच्चे लेके ग्रैंड पेरेंट्स उनको लेके आए हुए हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़े पोलाइटली, बड़े प्यार के साथ। तो वो वहाँ जाके एक हसरत ही होती है कि हमारे मुल्क में भी हम लोग काश ऐसा कर कर सकें, सकता और वो हो नहीं रहा। है वो तो हो। मेरे ख़्याल में ग्रैंड पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस है, और उन्होंने ज़िंदगी देख ली होती है। जी उनके जी दिमाग में एक मैच्योरिटी आई होती आई है। होती है, बिल्कुल सही बात। आप कंटिन्यू रखिएगा आप अपने उससे ख्यालात से। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेज में ये आते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में पीयर प्रेशर किस तरह काम करता है। जी जी पीयर प्रेशर इस तरीके से काम करता है कि ये इस किस्म के कुछ डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं, वो आके बाकियों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, और एक जो ड्रग्स ड्रग्स का है ना, उसका एक चार्म क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से अच्छे भले फैमिलीज़ के बच्चे जो है ना उसमें दाखिल हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि एक बड़ी प्यारी बच्ची थी, और मैं जब फ़ोर्स कमांडर था, तो जब इंटरव्यूज़ का टाइम आता था, एक दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में एक गैंग को उन्होंने पकड़ा, और वो जब सुबह मुझे मिलाने आए कि ये लोग थे, उसमें उन्होंने देखा कि वो बच्ची भी थी। किस हाल में थी, उसके पूरे बाजू छलनी थे ड्रग्स के साथ, इन अ बैड शेप। खैर उसका इंटरव्यू करना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू की, और वो इसी नतीजे पे आई कि मेरे बाबा और मामा के ताल्लुकात ठीक नहीं रहते हैं, हम पे तवज्जो नहीं देते हैं, और जिस वजह से मैंने ये करना शुरू करना कर शुरू दिया, है और मेरी बात वो सुनने को तैयार नहीं है। या सुनते नहीं है कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इमोशनली मेरे साथ बड़ा हार्ड मोमेंट था कि मेरे अपने बच्चे उस वक़्त यूके में थे दोनों, वो भी टीनेज में चले गए थे। तो मुझे तकलीफ़ हुई कि मेरे बच्चे काश क्राइम में ना गए हों, जिस तरीके से ये कुछ हो रहा है। ये पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो देखें कितनी स्पेस बच्चे को देनी है, जी कितनी नहीं देनी है, और ये ख़राबी बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है। ये नहीं कि बच्चा 10 साल का अचानक या 12 साल का हो जाएगा, उसकी नेगेटिविटी उसके ज़हन में पैदा होनी अर्ली एज में 7-8 साल में शुरू हो शुरू हो जाती है, जाए जो वो देख रहा है। या और अ, उसका भी एन खैर उसको हमने रखा, भेज दिया। तो इस ये जितनी आपने ये बयान फरमाए अपने एक्सपीरियंस से, इसका मुझे एक ही ख्याल आता है अगर इसको एनालाइज किया जाए कि ऐसी सिचुएशन में फैमिली का रोल, फैमिली का पॉजिटिव रोल, और उनको बेहतर रास्ते की तरफ लाने के लिए फैमिली ही सिर्फ एक वाहिद ऐसा रास्ता है जो उसको सीधे रास्ते पे ला सकती है। मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ।
फैमिली तो बेसिक यूनिट है, हाँ जी, जो सारा रोल है उसी का है। माँ ने चाइल्डहुड को कैसे हैंडल किया है, फादर ने कैसे हैंडल किया है, आया उन्होंने माँ-बाप को ज़िंदगी में स्ट्रगल करते देखा। अब ये भी बड़ा ज़रूरी है। एक बच्चा अगर जिसके माँ-बाप भी 12 बजे तक सोए रहे हैं, स्ट्रगल नहीं की है, अगर वेल्थ उनको अपने माँ-बाप से आ गई है, वो बच्चे का एटीट्यूड पहले दिन से खराब कर देता है। खराब हो जाता है यार। ठीक है? उसमें वो स्ट्रगल नहीं, जब तक आप में स्ट्रगल नहीं आएगी, आप एफर्ट नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये फैमिली का रोल। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आता कि हम अपनी औलाद के साथ सच क्यों नहीं बोलते हैं? हम क्यों डबल पर्सनैलिटी में पेरेंट्स रहना चाहते हैं? आप अपनी सिंगल पर्सनैलिटी रखें और उनको पता चले कि यार मेरा बाप है, ये उसमें कबाहत है, ये उसमें कबाहत नहीं है। आप जब चीज़ों को छुपाते हैं और उन पे कुछ और इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं, वो नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। मुझे एक आपको वाकया सुनाऊँ, मैंने पीएमए में सिगरेट पीने शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे फादर सिगरेट के बड़े ख़िलाफ़ थे, लेकिन बचपन में उन्होंने मुझे एक बात सुनाई कि जब मैं कॉलेज में था, तो तुम्हारे दादा ने मुझे सिगरेट पीते पकड़ लिया। तो मुझे बुला के उन्होंने एक सिगरेट का पैकेट दिया, कहा, "बेटा, पीना है तो अच्छी सिगरेट पियो।" आई वाज़ प्राउड ऑफ माय ग्रैंडफ़ादर। मैं पीएमए से छुट्टी जाता हूँ, तो मेरे बॉक्स से सिगरेट निकाल के तोड़ के बाहर फेंका हुआ था। सर, मैं उस दिन आई वाज़ वेरी हर्ट और आज तक मैं उस सल को मुआफ़ नहीं किया। मुआफ़ इस तरह नहीं किया कि आपके फ़ादर तो इतने अच्छे थे। या। आपने मुझे बिठा के कह देते कि ये आप सिगरेट ना पियो, या मुझे कहते कि तुमने पीने है अच्छे पियो। या, एक अप्रोच डिफरेंट मेरे साथ डिफरेंट इस्तेमाल अप्रोच, करते, या। तो शायद उसके बाद मैंने बहुत साल सिगरेट पिए और ज़्यादा पीने शुरू कर दिए। जब मेरी बेटी पहले दिन स्कूल में गई, उस दिन शेफ़ मोटिवेशन अंदर आई है और मैंने सिगरेट का पैकेट बाहर फेंक दिया। नाउ इट इज़ 40 इयर्स आई हैवंट टच्ड इट। या। तो आप फैमिली की बात हुई, लेकिन फैमिली के साथ आप स्कूल्स को, एजुकेशन सिस्टम को और आपकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनको भी आप मबरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। स्कूल के अंदर एक बड़ा मेजर टाइम बच्चा गुज़ारता है और कंपनी वो एक्चुअली स्कूल में डेवलप करती है। डेवलप करता है, ठीक बिल्कुल है? ठीक। वहाँ पे स्कूल टीचर की क्या इंटीमेसी है, कितना बच्चों को वो जानते हैं, किस तरीके से उनको गाइड करते हैं, किस तरह पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं। कुछ भी नहीं किया जा रहा। आप स्कूल में जाएंगे, रिजल्ट कार्ड पकड़े हुए हैं, इसका ए ग्रेड है, इसका बी ग्रेड है। अब इस ओल्ड एज में आप मुझसे पूछें, ग्रेड्स तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रेड से ज़्यादा चीज़ें और ज़रूरी हैं एक इंसान की शख्सियत में, कि वो एक कामयाब इंसान और कामयाब प्रोफेशनल बन सके। उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। फिर कैसे इतना हमारा मुल्क भरा पड़ा है इंटेलिजेंस से, लॉ इन्फोर्सिंग से, कैसे ड्रग स्कूलों में पहुँचती है? कम से कम वहाँ तो हम बंद करें। या। और उसके बाद जो इवनिंग पार्टीज़ करते हैं, आपने कैपिटल में सुना होगा, 2 ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे एक लड़की का सर काट के कोई फुटबॉल खेल रहा था। जी, जी। और ये एक उस एक तस्वीर का एक रुख है जो आपको रुख है, नज़र आ रहा है, और ये सारे कोई नॉर्मल माइंड नहीं करते। नहीं कर सकता। अब वो पहले घर में होता था, करते थे, माँ-बाप ने ठीक टाइम के ऊपर उनकी रेमेडियल मेजर्स नहीं लिए, तो वो बात वहाँ तक पहुँच गई। अब हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो निचला हिस्सा है, आप कभी पेशावर चले जाएँ, मैं एज़ ए एंटी नारकोटिक्स फोर्स कमांडर पेशावर रेलवे लाइन के साथ देखें, वो ऐसे इंसान आपको नज़र आएँगे जो कि इंसान नज़र ही नहीं आते। इतने बड़े-बड़े बाल हैं, इंजेक्शंस उनके हाथों में हैं, एक नहीं है, वो 100-100 की जत्थों में बैठे हैं वहाँ पे। इसी तरह पिंडी में चले जाएँ, ऐसी जगहों पे, कब्रिस्तानों में चले जाएँ, और आप देखेंगे कि खुला अब्यूज़ हो रहा है। अच्छा, उनको भी बड़े इंटरव्यू किए हमने, बड़े लोग आते थे। अच्छा, सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। जी, अब ये तो उस तबके में। उन हाँ जी, उस तबके में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज़ द टॉप प्रॉब्लम है, कि खाने को रोटी नहीं मिल रही है, या काम पे जाते हैं, बुरा सलूक किया जा रहा है। इवन घरों के सर्वेंट्स हैं जिनको आप ठीक केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डेप्रिवेशन बहुत सीरियस है इन लोगों के अंदर। और उसके बाद वो भी पीयर प्रेशर में आ गया, किसी ने पिला दिया ग्रेजुअली, फिर ये लोग तो घर भूल जाते हैं, इनको पता ही नहीं है घर कौन से हैं, और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और क्रिमिनल तबका है आपके अंदर।
ये जो रोज़ाना बच्चे गिरते हैं गटर्स में, ये आप रिसर्च करेंगे आप देखेंगे ये वो जो ड्रग पीने वाले लोग हैं वो उठा के बेचते हैं और अपनी ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कुछ फैंटेसीज़ उनके ज़हन में डाल दी हैं कि इसके साथ मे बी कुछ मैनली इंसान की खूबियाँ बढ़ जाती हैं। बड़े लोगों ने ये कहा। तो अब ये मिसपरसेप्शंस हैं जो कि निकालने की ज़रूरत है। रोज़ाना आपका टेलीविज़न सुबह से शाम तक लगा हुआ है एक टॉपिक को बार-बार। इन सोशल टॉपिक्स को और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में आप प्राइम टाइम में कोई प्रोग्राम या अच्छा, मैं बहुत आपने बड़ी खूबसूरत ये बात की है। मैं बहुत अरसे से ये सोचता हूँ कि जो हमारी जिस तरह पैमरा है या ये इदारे हैं, इनको इन्फोर्स करना चाहिए कि हर टीवी स्टेशन 10 मिनट के लिए अपना टाइम दे और उसके अंदर सोशल इश्यूज़ को, सोशल प्रॉब्लम्स को, गुड बिहेवियर को, गुड सिविल लाइफ को प्रमोट करे। हमारे यहाँ वो है ही नहीं। वो सिर्फ अगर दिखा रहे हैं तो अपने प्रोग्राम दिखा रहे हैं, और अगर 10 मिनट उनको ये पाबंद किया जाए कि आप 10 मिनट देंगे तो शायद हम एक बड़ा अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये स्पेशली आपने जैसे ड्रग्स का कहा, ये तो इस वक्त ये इशू है बहुत बड़ा और गंभीर है मेरी नज़र में भी। मैं आप के साथ एग्री करता हूँ, ये गंभीर इश्यू है। मैं तो वो 10 मिनट के अलावा आप इन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जी, जी। बच्चों की कहानियों की सूरत में बना सकते हैं। टीवी टाइम पे जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, आप अपने मसाइल के मुताबिक वो गेम्स बनाइए, बच्चे उन गेम्स को खेलें, उनका माइंड ब्रिलियंट हो। और इसी तरह छोटे मॉड्यूल्स आप बना सकते हैं, लेकिन उस तरफ तवज्जो कोई नहीं है। उसके अलावा बच्चों को भी ज़िंदा रहने का तरीका सिखाने की ज़रूरत है। जो मैंने पहले कहा कि सिर्फ़ रिज़ल्ट कार्ड तो काम नहीं करेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल। आपने एक अच्छी कौम बनना है, तो आपको उनको ज़िंदा रहने का तरीका बताना है। पता नहीं मैं अब एग्ज़ैजरेट तो नहीं कर रहा, हमारे मुल्क में सच बोलने वाले और ईमानदार लोग ख़त्म हो गए। तकरीबन। तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, तमाम झूठ चल रहा है और उस झूठ में वो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो फिर वो ये ड्रग्स, क्राइम और क्या करेंगे? मैं यहाँ से एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना पसंद करूँगा। और वो कुछ इस तरीके से है, उसकी थीम ये है कि ज़िंदगी में कभी अपने बच्चे को कंडेम मत करें। जी, जी। क्राइम्स, गलतियाँ ये सब होती रहती हैं। मैंने ये देखा है कि एक बच्चा कोई क्राइम कर दिया, खुदा ना खास्ता जेल चला गया या थाने चला गया, आप बच्चे को ही बुरा-भला कह के उसको पहले ही ब्रेक कर देते हैं। उसकी रूट कॉज़ पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी सब्सीक्वेंट प्लानिंग करने की कोशिश नहीं करते कि यार ये तो इस प्रॉब्लम में चला गया है, इसको निकालना कैसे है? दैट्स वेयर द हार्डन्ड क्रिमिनल्स आर मेड। फिर वो बढ़ते जाते हैं। मेरा कोर मैसेज तो ये है कि आप एल्डर्स को इन्वॉल्व करें अपने अफेयर्स में, दादा-दादी के साथ टाइम लगाने दें, घर में प्यार, मोहब्बत, हार्मनी क्रिएट करें, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। बिल्कुल। और आप देखिएगा, अब गरीबों पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अच्छा। इतने सूरत हाल ख़राब है, आपको पता है मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। जी, हाँ। जी। जो हमारी 50% है, उधर बच्चे नए न कपड़े पहने हुए हैं और छोटी-छोटी उम्र में उनको भेज दिया जाता है, कोई फर्नीचर शॉप पे है, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ पे उनके साथ तमाम गैर अखलाकी काम हो रहा है। एवरीबॉडी इज़ साइलेंट, सोसाइटी इज़ साइलेंट। कभी-कभार ऐसा निकलता है, पिछले दिनों कोई एक केस निकला हुआ था, कोई रेप केसेस ऑफ 100 चिल्ड्रन, अभी मैं पढ़ रहा था, आई डोंट नो हाउ फार दैट इज़ ट्रू, बट दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब कि कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं? अगर वो बच्चा जिसे हम कहते हैं कि वो कौम का फ्यूचर है, आप इतना नहीं देख सकते हैं कि जी आप डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे आप पिक करें और डंडे के साथ उनको उनके पेरेंट्स को भेजें स्कूल। आप चले जाइए स्वीडन, मेरी बहन उधर रहती है। 3 दिन बच्चा ना जाए तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आपके डोर पे हैं कि वेयर इज़ योर चाइल्ड? व्हाई इज़ ही नॉट कमिंग टू स्कूल? जी, जी। पहले 10 इयर्स लाज़मी है। हमारी लीडरशिप बिगड़ चुकी है, या। करप्शन में आ चुकी है और एक
बहुत अच्छी कहावत है जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। वो क्राइम एंड पनिशमेंट पे शायद मैंने पढ़ी थी कि हम जब झूठ बोल के उस झूठ को तस्लीम करना शुरू करते हैं तो आपको सच की कभी पहचान नहीं होगी। वाह, कितनी अच्छी बात। सो दैट्स द ट्रेजेडी। और यहाँ पे यही सिचुएशन बनी हुई आजकल। एब्सोल्युटली, आप झूठ बोल रहे हैं, या आप अपने मजहब की साइड पर देख लें, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को सिर्फ लगा रहे हैं, ठीक है जी, बच्चों को स्ट्रीट्स में लेके आ रहे हैं, आप गवर्नमेंट के आप प्लान्स देख लें, क्या आपको बता रहे हैं, क्या एक्चुअली हो रहा है, कोई सच आपको बताने। और जो सच बोलने की कोशिश करता है वो गवर्नमेंट नहीं, अब हम सब एक दूसरे के दुश्मन है, टॉलरेंस नहीं है। आप एक फेसबुक पे लिख दें, आपको गालियां शुरू कर दें, या यार ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ, भाई ऐसी बात नहीं है। नहीं है। हम सिटीजन हैं, खासकर मैं और आप जिस एज में हम हैं, हम कुछ तो ओ करते हैं अपने मुल्क, या कम से कम अपनी ज़बान, अपने जो भी हमें खुदा ने अभी तक अकल दी है जी, जी। उसको इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बेहतर बना सकते। बनाए। माशा, ज़बरदस्त जी, बहुत ही खूबसूरत आपने ये बातें की। यहाँ पे मेरे जहन में एक और चीज़ पूछने के लिए आई, वो ये है कि जैसे मैं देखता हूँ कि जो अब बच्चे ख़ास तौर पे मिडिल क्लास या अपर क्लास के बच्चे, अपर मिडिल क्लास के, इनको कभी मैं प्ले ग्राउंड्स में नहीं देखता, बाहर खेलते हुए नहीं देखता। ये मैदान से दूर हो गए, खेलने के मैदान से दूर हो गए। अब उन्होंने अपने जो भी मसरूफियत के रास्ते हैं वो तो सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें आपके सामने ही हैं, लेकिन क्या ये जो मैदान में ना जाना और बच्चों का मैदानों में ना खेलना, उनके ऊपर क्या असर करता है? आई थिंक ये पॉइंट मुझसे मिस हुआ और आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लेके आए हैं। ये जो खेल का कल्चर ख़त्म हो गया है, मैं खेल के कल्चर में जवान हुआ था बचपन से, क्रिकेट, हॉकी, आप भी उसी तरह होंगे। अब बच्चे बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते, वो गेम्स पे लगे हुए हैं बिल्कुल। या ग्रेड्स पे लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इस उम्र में बच्चे हैंग आउट पे जा रहे हैं, ये कौन सा हैंग आउट? ये तो स्पोर्ट्स ग्राउंड है। मैं अपना बेटा जो अभी इधर से बताता हूँ, यार तुम तो क्रिकेट बैट और फुटबॉल के साथ ग्राउंड में होना चाहिए, या आप खेलें। अब ये जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है ना, किसी ने कहा था ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के जी ये बड़े अच्छे सोल्जर्स हैं ब्रिटिश, उन्होंने कहा ये सारे सोल्जर जो हैं ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में ये सब कुछ सीखा है इन्होंने। या वो हमारी नर्सरीज हैं जहाँ से इंसान में कैरेक्टर डाला जाता है, आप लीडर बनते हैं। आप हम ड्रग की बात कर रहे हैं, जिस शख्स को अपनी हेल्थ चाहिए, हु वांट्स टू लुक नाइस स्मार्ट, वो कैसे नहीं अपने आएगा, पैसे नहीं आएगा। नहीं आएगा। मैं पाकिस्तान आर्मी हॉकी के लिए खेला हूँ, तो 8-9 बजे सो जाया करते थे, ऐसे ही है। ठीक है जी। और स्पोर्ट्स में ये नहीं कि फिजिकल स्ट्रेंथ है, आप कोई स्पोर्ट्स देखें, देयर टॉप मेंटली टॉप पीपल, जी जी, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। वो एक स्ट्रेटजी है, वो उसको बनाते हैं कि मैंने खेलना कैसे है, योर माइंड इज वर्क है। या मैं जो गेम्स हैं उनका मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसका कंट्रोल ठीक है, कि मसलन कुछ गेम्स थी, फोर्टनाइट थी, फोर्टनाइट Fortnite, लाइक दैट, yeah. उसमें मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और अच्छे एक्सपर्ट लोगों से, इवन फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। वो कहते हैं कि लिमिटेड एक्सेस ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये आपको प्लानिंग सिखाती है। अब मैंने कभी खेली ही नहीं है, Yeah. ये आपको सिखाती है स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। या लेकिन अब हम एक्सट्रीम कौम है, सारे बच्चे स्ट्रेटजी बनाने पे चले गए हैं। तो फिर काम कौन करे? खूबसूरत ब्लेंड देने की जरूरत है हर बिल्कुल, चीज में, बिल्कुल। और वहां पे भी पेरेंट्स का रोल आता है। आता है। पहला रोल ही हर चीज में पेरेंट्स का है, और उसके बाद स्कूल, सोसाइटी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये मैं जो आपने बात याद करा दी अपने ये एक्सपीरियंस है कि आप ये गेम खेलते थे, वो वाली खेलते थे, पीएमए में ये खेली। मैं अगर अपने बचपन की तरफ जाऊं तो जिसके पास बैट होता था वो क्रिकेट खेल लेता था, जिसके पास हॉकी पकड़ी होती थी वो खेल लेता था, और जिसके पास गुल्ली डंडा होता था वो मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहा होता था। तो कोई कैद नहीं थी कि आप क्या कर रहे हैं मैदान में, आप मैदान में हैं। आज आप किसी भी
इस्लामाबाद में, उधर DHA में, इधर उधर जाएं, आपको मैदान में वो बच्चे नज़र नहीं आते जो कि आपके मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें अब इख्तियार की हुई हैं वो उनको तन्हा करती जा रही हैं और तन्हा कर देंगी। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है जो अभी आपने कहा है, वो उनको वाकई तरह करती जा रही है। फ्रेंडशिप्स हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में डेवलप किया करते थे, शोल्डर रब करना मुखालिफ से करिश का काम होता था है जी, वो हम ग्राउंड्स में सीखा करते थे। और कोऑपरेशन की आप बात करें, 11 प्लेयर हैं, देयर इज वन बॉल, गोल एक ने करना है, द टीम बिल्ड्स। बिल्कुल ऐसे कि आप कंट्रीब्यूशन देखें आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर। या हेयर अगेन, पेरेंट्स के अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कूल्स क्या कर रहे हैं? स्कूल टाइम ऐसे होने चाहिए। मैं जो आप कहें मिडिल और हायर मिडिल क्लास की तरफ तो इतना नहीं कहूँगा, लेकिन गरीबों के बच्चों की तरफ स्पोर्ट्स में लाना बहुत ज़रूरी है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें। और ये जो कल्चर आपने, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत हल्के पड़ गए हैं, बहुत हल्के। प्राइवेट स्कूल्स में मनी मेकिंग है। या और ये मतलब कि अगर आज आप इन चीज़ों को स्टॉप नहीं करेंगे, हम रोशन ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, हमारे साए में हमारे बच्चे रह के उनके दिमाग ब्लैंक हो जाएंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीटिंग झूठ को ही देख रहे हैं। या और सिर्फ ये देखा कि मैं चाहे अच्छे तरीके से बुरे तरीके से ग्रेड लेके आऊँ। ग्रेड ले, हाँ जी, बिल्कुल बड़ी स्ट्रेंज है, अच्छे बुरे तरीके से ग्रेड लें। मेरा अपना जाती वो है कि 10 दफ़ा एग्ज़ाम दो, ग्रेड जो आप खुद लेते हैं वही ग्रेड है। आई वुड नेवर मतलब कि थिंक कि जी मेरा बेटा या मेरा भांजा भतीजा कोई चीट करके ग्रेड ले जाए। और जो चीट करके ग्रेड लिए, आप अपनी सीनियर लीडरशिप देख लें और हर साइड पे देख लें, पॉलिटिकल देख लें, आप ब्यूरोक्रेटिक देख लें, वेयर एवर यू विल फाइंड। अब देखें किस किस्म की प्रॉब्लम्स नेशन फेस कर रही है। ये पिछले दिनों क्या हो रहा है, क्या मुल्क के सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज। या स्कूल का सिस्टम भी ऐसे ना, बस ग्रेड आया, मोर लग गई, बात खत्म हो गई, एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपने उनको कोई चांस नहीं देना। मैं आपको अपनी ज़िंदगी से, अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ। आई हैड ए चांस टू टीच एट ए यूनिवर्सिटी फॉर ए शॉर्ट वाइल। तो मैं फाइनल एग्ज़ाम के आप एक ही दफ़ा होता था, वो तो उनके गवर्निंग बॉडी जो थी वो लेती थी एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम प्रोफेसर की मर्ज़ी होती थी कि वो उसके ऊपर अगर उसमें कुछ चेंज लाना चाहता है, कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता था। तो मैं क्या करता होता था, जब मैं देखता था कि मिड टर्म में 10%, 5%, 20% लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मैं कहता था कि अगर आप दोबारा मिड टर्म देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर पहले से नंबर ज़्यादा आए तो वही मिलेंगे, अगर पहले से कम आए तो यही मिलेंगे। तो मुझे यूनिवर्सिटी ने एक दफ़ा ये कहा कि आप ऐसे क्यों करते हैं, ये हमारा सिस्टम नहीं है। मैंने कहा मैं आपके सिस्टम से 100% एग्री करता हूँ, ये नहीं है, लेकिन मेरा मकसद देखें ये है कि अगर वो दोबारा तैयारी करके, मेहनत करके और दोबारा आते हैं और एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं, वही सब कुछ सीख लेते हैं, तो क्या उनके लिए बेहतर नहीं है? हमने मोहर नहीं लगानी कि बस ये मोहर लगा दी कि अब यही नंबर है। हम उनको स्पेस देते थे कि, तो फिर उन्होंने ये बात मेरे साथ एग्री की कि आप जिस सोच से ये करते हैं, इसके पीछे तो बहुत अच्छी सोच है और सबको यही करना चाहिए। तो बात यह है कि हमारे स्कूलों में भी बस एक दफ़ा मोहर लगी, बस ये आपका यही है, घर चाहिए। वही टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ना कि एक आपने गलती की, एक आप फेल हो गए, बस खत्म, कौन कौन आया। सही, कितना टैलेंट डूब जाता है उसके। सही बात। अब मैं एजुकेशनिस्ट तो नहीं हूँ, आर्मी में मैं पीएमए कैडेट्स को जो ट्रेन करने की है, तो एक्चुअली हमें तैयारी नहीं किया जाता है हाउ टू गिव अ ट्रेनिंग। मैं आज जब देखता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट के क्वेश्चन को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ इंस्टेड ऑफ हिज आंसर। जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, इधर तो वैसे ही क्वेश्चन पूछना मना है। मना ये हमारे मुल्क में मना। अच्छा, और इस बारे में जो आपकी विजडम से हम लोगों तक क्या पैगाम पहुंचा सकते हैं?
हम लोगों को क्या सबक दे सकते हैं, या कौन सी ऐसी जिसको कहते हैं की एडवाइस होती है हमारे यंग लोगों के लिए भी, हमारे हर तबके में, और हम उनके जो वालदैन हैं या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स दें कि जिससे हम लोगों को सही रास्ते पर लेके जा सकें। मेरे ख्याल में बचपन से ही एक रिफ्लेक्शन की आदत डालने की जरूरत है। जी जी हमें तो होनी चाहिए, जवानों को होनी चाहिए कि मैंने क्या किया है, आज क्या किया है। इफ यू जस्ट कैन एनालाइज दैट, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हम्म, दूसरी बात ये है कि जो बच्चे को देना है ना, वो आपने आला क्वालिटी की तालीम देनी है। दैट शुड बी द टारगेट वन ऑफ द स्टेट। जी जी सारे बच्चों के वालिदैन अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। स्टेट को ये तमाम जंगें सब बंद कर देना चाहिए। जब आपकी कौम पढ़ी लिखी नहीं है, आप के बच्चे तैयार नहीं है, आप कुछ भी नहीं। आप अपने नए आपके देखे इतनी ज़्यादा यूथ पड़ी है बेकार, कल को सारे क्राइम्स में आएंगे। तो तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए जितनी दे सकते हैं, और झूठ मत बोलें कभी भी। और आप कह लें बेईमानी मत करें। इट पेज यू नथिंग एट द नेशनल। आपका बच्चा आपको देख रहा है, आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपको कितना कीनली फॉलो करते हैं, और वो वही बनते हैं जो आप हैं। ग्रेजुअली बने या सडनली अचानक उसको ले लें, वो एक अलग बात है। तो हमें अपनी सोसाइटी को क्लीन करना है, और सोसाइटी जब तक क्लीन, सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं बाय द वे? कोई वैल्यू, कोई वैल्यूज नहीं। झूठ है, फ्रॉड है, ठीक है जी, हर बंदा झूठ फ्रॉड पे लगा हुआ है। तालीम को बेमकसद मेरिट की अब बात कर रहे हैं आप। जैसे आपने पहले फरमाया कि जी एक बच्चा फेल हो गया बस वो डंप हो गया, इज दिस द मेरिट? अच्छा, इस पे मैंने एक और भी बात सुनी है, जैसे अब टीचर्स स्कूल में फेल भी नहीं बच्चों को करते, क्योंकि उनके पेरेंट्स आगे झगड़ा भी करते हैं और उनके बिजनेस पे भी असर आता है, स्कूल के बिजनेस पे भी असर आता है। आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से ये भी सुनता हूँ। आप ठीक सुनते हैं। मेरा बच्चा मुझे उसका पहले जब था ना नर्सरी, और उसमें बहुत आला स्कूल में उसको टॉप 90% जे परसेंट, आई वाज वेरी हैप्पी। तो तकरीबन 2 साल बाद देखा उसको तो उर्दू ही लिखने नहीं आती है। फिर मैंने उसको तवज्जो देनी शुरू की कि आप स्कूल वाले तो 100%, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है ना वो क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते हैं अपने बच्चे। नहीं करते आजकल। ठीक है जी, अगर स्कूल पढ़ा रहा है तो घर पे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को देखना है कि वो कर क्या रहा है, उसकी नोटबुक्स क्या कह रही है। या वो पसंद ही नहीं कर रहा। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि इट्स अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी। ये जो आप हम पॉम पॉम शो देख रहे हैं ना, जो शादियां हो रही हैं, ये आई एम नॉट स्पेसिफिक, एवरीबडी, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो एक आप मजहबी तौर पे देख लें, इखलाकी तौर पे देख लें, सोसाइटी पे देख लें, यूरोप में देख लें, ऐसी बातचीत तो कहीं भी नहीं होती है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सोसाइटी बच्चे जाके कवाली नाइट, वो नाइट, ये नाइट, की क्या नॉनसेंस है। आप इसको पॉजिटिव, ये कौन सी बड़ी खुशी हो गई, ये तो शादी है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। लेकिन ये शो ऑफ जो हमारी सोसाइटी में है ना, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा है, डेंजरस है। और अभी मेरे साथ वर्कर्स काम करते हैं, वो ज़मीनों पे काम करते हैं, वो बच्चियों के बेचारे शादी पे 2-2 लाख लेके अगले 10 साल निकल नहीं सकते उस लोन के अंदर से। और वो देखते क्या है जी कि बड़े लोगों के भी ढोल धमाके हो रहे हैं, खाने पक रहे हैं, अपनी वक़्त से बाहर जाके चीज़ें कर रहे हैं। और फिर वो रोशन ज़िंदगी में ये आ जाता है कि बाद में माँ-बाप फिर अकेले बैठे रह जाते हैं कि हम करेंगे। बड़ी खूबसूरत बातें हुई आपसे और बड़ी विजडम की बातें हुई, और हमने और हमारे नाजरीन ने आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमें इस अपने ख़यालात से नवाजा। नाजरीन, ये एक ऐसा ब्रिगेडियर अलवी साहब ने टॉपिक उठाया और इसको एक्सप्लेन किया और हमें इसके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करके दिया। ये बहुत ही एक ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे माशरे के अंदर इस वक्त,
और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे माशरे से इन बुराइयों का ख़ात्मा करे और हमें सीधे रास्ते पर लेकर जाए। बहुत शुक्रिया आपके तवज्जो का और बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब का तशरीफ़ लाए। शुक्रिया, थैंक यू जी।